नमस्कार दोस्तों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के मुख्य परीक्षा मेंस परीक्षा के हल प्रश्न पत्र को देखने जा रहे हैं। ये परीक्षा दिसंबर 2020 में आयोजित की गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि 2020 के आसपास का करंट अफेयर शामिल होगा। जीएस खंड में 50 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएसएससी के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र का हल। पहला सवाल है, देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा कहां बनेगा? अब ये 2020 में यह योजना काफी फेमस थी। फ्रेट विलेज का मतलब था वैसा एरिया जो नदी के किनारे तैयार किया गया हो, है ना, नदी के किनारे रिवर साइड में। तो ऐसा पहला प्रयास जो है, ऐसा पहला प्रयास वो वाराणसी में किया गया था। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है ना। और इन्हीं के प्रयास से जो स्टेट वाटर नेशनल वाटर रूट है, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1, जो गंगा से लेकर इलाहाबाद हल्दिया रूट में पड़ता है, इलाहाबाद हल्दिया रूट में, है ना, गंगा नदी के किनारे ये प्रयास किया। ठीक है, तो ये था पहला करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को विनिर्माण केंद्र, विनिर्माण केंद्र का मतलब हिंदी में कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना क्या है? तो प्रारंभ की गई योजना जो है वह है मेक इन इंडिया। और इसके लोगों के तौर पर आप एक शेर को देखते हैं, है ना। आपको मैं बताऊं कि भारतीय उत्पादों को लोग प्राथमिकता दे सके, इसके लिए भी एक योजना लाई गई थी। पूछा जा सकता है वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। इसी क्रम में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो विदेशी सामान हैं उनको लोग छोड़ना शुरू किए थे, खास करके चाइना, मेड इन चाइना। और बहुत सारी कंपनियों ने जो पहले अक्सर दर्शाया नहीं करते थे अपने उत्पादों के ऊपर कि वो कहाँ से मैन्युफैक्चर्ड है, अब वो शुरू किया गया, लिखा मेक इन इंडिया ऐसा। ये काफी अच्छा है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। इस तरीके के एक दो क्वेश्चन रहते ही हैं, रहते हैं। आपको इसको लेकर विविध सेक्शन में जाना चाहिए और बार बार दोहराना चाहिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित है। मैं आपको बताऊं कि लोकसभा में 545 सीट थे, जिसमें 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित था, एंग्लो इंडियन। लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, तो हमारे सामने सीट रह गए 543। इन 543 में भी 2 वर्ग रखा गया रिजर्वेशन का, एक शेड्यूल्ड कास्ट और एक शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। सवाल जो पूछा अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि इसके लिए, तो ऐसा 84 सीट है। इसके लिए बारे में थोड़ा सा एक और डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं, है ना। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है 543 में, है ना। और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें। और ये अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। अभी 33% आरक्षण महिलाओं को लेकर प्रस्तावित है। यह बिल पास हो जाए उसके बाद बहुत सारे समीकरण बदलेंगे। अभी जो सदस्यों की संख्या है 2026 तक नए परिसीमन के अनुसार तो यही लागू है। यानी जो वर्तमान में अब 19वीं लोकसभा की जब चुनाव होंगे तो उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बदलेंगे, रिजर्वेशन के अनुसार सीट भी बदलेगा, तब नए आंकड़े होंगे। हाँ, बहरहाल आप कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में तो 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट है। चलते हैं। अगला प्रश्न है, पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो बेनिन एक देश है, उसकी राजधानी पोर्टो नोवो है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है? वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड 2019 की बहुत चर्चित किताब थी, मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की है ना। और आपको पता ही होगा, ये चाइल्ड राइट्स को लेकर सत्यार्थ प्रकाश जो कला सत्यार्थी जो काम कर रहे थे, उन्हीं के साथ इन्हें भी, मलाला यूसुफजई को भी नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए, है ना, नोबेल पुरस्कार। इन्हीं की पुस्तक है मलाला यूसुफजई को। इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, बच गई थी, पूरी दुनिया ने इन्हें इनके कार्यों के लिए सराहा था। पाकिस्तान में ये लड़कियों की शिक्षा को लेकर कार्य कर रही थी। वी आर डिस्प्लेस्ड इन्हीं की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह है? आपको मैं बताऊं कि रेशम को लेकर, रेशम एक उत्पाद जिसको लेकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू किया गया था, शुरू में ही, बहुत बहुत शुरू से। ऐसे में जो रेशम बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था जापान में, वह है योकोहामा, जो 1930s में भूकंप आने की वजह से बिल्कुल खत्म सा हो गया था, जिसे वहां के लोगों ने मिलजुल कर फिर से निर्माण किया था। आपको पता ही होगा, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी काफी प्रसिद्ध जगह है, जो वर्ल्ड वार टू के समय में एटम बम का शिकार बने थे। टोक्यो वहां की राजधानी है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनघनत्व है। तो कुछ ऐसे जो महत्वपूर्ण शहर हैं, जो दूसरे देश में भी हैं, लेकिन जिनका वैश्विक महत्व है, उसे हमें याद कर लेना चाहिए। इस प्रश्न से हमें यही मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो भारत का जो पूर्वी तट है वो उड़ीसा हुआ। उड़ीसा में विशाखापत्तनम, उड़ीसा में विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वो सबसे सुरक्षित है। और इसको लेकर कहा जाता है कि एक वहां पर पहाड़ है, जिसकी वजह से, वहां पर एक पहाड़ है ना, एक पहाड़ है जिसकी वजह से इसे सुरक्षा मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? विशाखापत्तनम, ये तो मैंने अभी बताया। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, एक बार फिर से, चिल्का है, उड़ीसा में ही पाया जाता है। ये सबसे खारे पानी का ये सबसे बड़ा झील है। तो यहाँ पर जो हिंट्स है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, ये जो विविध खंड में आप जाएंगे तो विविध खंड में आपको मिल जाएगा सबसे बड़ा, सबसे छोटा, है ना, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम। ये जो कॉलम है ना, भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम, इसको जरूर कर लीजिए। यहाँ से देखने को मिल रहा है बहुत सारे सवाल। ठीक है, तो विविध सेक्शन का ये सवाल है, चिल्का जी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो इस निंदा का मतलब होता है ईश्वर की निंदा, ईश्वर की निंदा। ठीक है, ये जो कानून था वो मुगल समय में लाया गया था औरंगजेब के टेन्योर में। औरंगजेब इस्लाम धर्म की तरफ ज्यादा ही आकृष्ट था, या इस्लाम का जो कट्टरपंथ है उन्होंने इन्हें स्वीकारा था। इन्हें जिंदा पीर कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? जिंदा पीर, है ना। ये जो इस्लाम के सभी नियमों नियमों को ये पालन करते थे, है ना, इन्हें जिंदा पीर कहा जाता। धार्मिक रूप से ये थोड़ा ज्यादा कट्टर कहे जा सकते थे। अगला शब्द है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर क्यों प्रसिद्ध हैं, इसके पीछे कारण है, क्योंकि जो 24वें तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर, है ना, जैन धर्म में, जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है ना। जैन शब्द जो है जिन से आया है, जिसका मतलब होता है विजेता, जिसका मतलब होता है विजेता। विजेता का मतलब जो इंद्रियों को विजय कर लिया हो, है ना, विषय भोग में जो ना जाए। तो 24वें तीर्थंकर के पहले थे ऋषभ देव। इन्होंने
24वें तीर्थंकर के पहले थे पार्श्वनाथ। इनको ज्ञान मिला था पारसनाथ की पहाड़ियां, जो कि झारखंड में है। इन्होंने 4 महाव्रत शुरू किया था। चार चार महाव्रत, है ना, जिसमें पांचवा आगे जाकर महावीर ने जोड़ा था, और वो पांचवा महाव्रत था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो चूंकि महावीर के आसपास था, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रख लेना चाहिए। और वैसे भी बिहार की परीक्षा में जाए तो कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं, उसको जरूर करके जाए, जैसे कि मौर्यन एम्पायर करके जाइए, बुद्ध को करके जाइए, जैन को करके जाइए, है ना। आप नालंदा के आसपास जो घटनाक्रम गुप्तन काल में हुआ था उसे आप करके जाइए, यहाँ से सवाल आता ही होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? आपको मैं बताऊं, कुश्ती के लिए दिया गया था, और उस साल विनेश फोगाट को ये दिया गया था। कुश्ती के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। लेकिन 2021 में इसका नाम परिवर्तन हो गया, और नाम परिवर्तन होकर क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसका नाम परिवर्तन 2021 में हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी का मतलब होता है, मृत ज्वालामुखी का मतलब होता है जहां पर अब हाल फिलहाल में कोई भी ज्वालामुखी निकलने की घटना नहीं देखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो माउंट फ्यूतयामा या माउंट एटना या स्ट्रॉम्बेली, एक और ऑप्शन होना चाहिए था जो मृत ज्वालामुखी का है, माउंट पोप। माउंट पोप मिसप्रिंट है, जो कि नहीं यहाँ पर दिखाई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? तो देखिए, यह प्रश्न मैं ठीक ठीक याद कर पा रहा हूं कि इंटरमीडिएट स्तर की किसी प्रीलिम्स के सेट में था, जिसमें राज्य वित्त आयोग की चर्चा की गई थी। राज्य वित्त आयोग की चर्चा की गई थी, है ना, राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ये डी नंबर विकल्प हो जाएगा। ठीक है, और इसका मूल क्या काम रहता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन। ठीक है, केंद्र स्तर पर क्या होता है? वित्त आयोग होता है, जो केंद्र के जो पैसे होते हैं राज्यों में पुनर्वितरण के लिए उसकी जिम्मेवारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना 2020 में ये परीक्षा हुई थी, और कोविड-19 2019 में ये बहुत प्रमुख घटना आई थी, उसी से संबंधित सवाल पूछा गया था कि पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो केरल में मिला था। केरल में मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संस्था ने वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? तो 2020 का जो नोबेल पुरस्कार था वो कुछ मामलों में खास था। कारण क्या था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य प्रोग्राम ने 2019 में कोरोना की वजह से जो चारों तरफ एक तबाही मची थी, बहुत जगह लॉकडाउन था, और उस दौरान इसने बहुत सारे लोगों को भोजन व्यवस्था कराने को लेकर काम किया था। इसीलिए इसे उस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 2020 का, विश्व खाद्य प्रोग्राम को। आपको मैं बताऊं कि विश्व खाद्य प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डे से भी सवाल आते रहते हैं। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो भारत की राजनीति में हुए हैं, उन्हें हम लोगों को जानना चाहिए।
सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1900 फरवरी 1930 में हुआ था। सवाल पूछा इसके तुरंत पहले क्या हुआ था, तो 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। एकदम ठीक ठाक याद रखिए, स्वराज की घोषणा, ठीक है। अगर इसके बाद कह लीजिए 1930 के बाद, तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है भारत के इतिहास के, उसे जानना चाहिए। चलते हैं अगला प्रश्न। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो देखिए, बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार है, म्यांमार है ना, तो मैं आपको बता दूं कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये ब्रिटिश एम्पायर से अलग हुआ और फाइनली 1937 में अलग होकर काम करना शुरू हुआ था। लेकिन स्वतंत्रता जो इसे मिली थी 1948 में मिली, 1948 में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता था? 2019 मुंबई इंडियंस जीता था चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से हराकर। इस साल का गेस है, अगर मई जून में परीक्षा होने जा रही है तो हो सकता है कि उसके पहले डब्ल्यूपीएल जो आज 9 जनवरी से शुरू होगा, तो उस वह पूछ सकता है, क्योंकि वुमेन्स प्रीमियर लीग भी अब काफी रफ्तार पकड़ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक जीवन की घटनाओं पर आधारित, किसके जीवन पर? तो सौरभ गांगुली है। सौरभ गांगुली ने भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत स्थायित्व दिया था, और जो एग्रेसिव क्रिकेट है इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। उस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ हम 2 ही मैच हारे थे, और दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। सौरभ गांगुली की जो कैप्टेंसी थी वो एक टर्निंग पॉइंट है इंडियन क्रिकेट का। और फिर दूसरी जो टर्निंग पॉइंट है वो महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी है। चलते हैं नाथपा झाकड़ी परियोजना। मूलतः ये जल विद्युत परियोजना है, पूरा नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, है ना। और ये सतलज नदी पर हिमाचल में इसे शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एशो नहीं, पेसो, फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस पेसो, फिलीपींस की ये मौद्रिक इकाई है। जैसे भारत का रुपया है, वैसे ही फिलीपींस की ये मौद्रिक इकाई है। पेशो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और फिलीपींस बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का नोबेल पुरस्कार यहीं से दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता? तो उस समय जेसिंडा अर्डर्न। तो वैश्विक घटनाक्रम में ऐसा कुछ बदलाव होता है तो आपको जानना चाहिए। जैसे मेरा गेस है, अब की पारी जो फ्री ट्रेड भारत ने जिन जिन देशों से किया है वो हमारे लिए सवाल हो सकते हैं, जिसमें इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है ना। अगला सवाल, महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने, तो ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म सूक्ष्म वित्त यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, छोटे अमाउंट, माइक्रो, है ना। तो ऐसा महिला समृद्धि योजना है, एमएसवाई इसका नाम है, एमएसवाई शॉर्ट में। बहुत सारी योजनाएं लंबी होती हैं तो उनको शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहिए, ठीक। अगला, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन, देखिए इनडायरेक्ट ढंग से पूछ लिया, 73वां संविधान संशोधन क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो पंचायती राज के लिए, है ना। और ये 1992-93 में हुआ था, पंचायती राज के लिए। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे,
इनका कार्यकाल दो तीन चीजों के लिए जाना जाता है। उनमें तो एक 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, साथ ही साथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा कौन थे? तो चित्रकार थे। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। चित्रकार थे। इनके चित्रों का जो विषय होता था, भारत की जो धार्मिक कहानियां हैं या धर्म चित्र हैं, उन पर ये बनाते थे। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है नल दमयंती। नल दमयंती, है ना, ये इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग एक है, राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, पंजाब में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, पंजाब में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसकी वजह से वहां पर गेहूं की खेती या धान की खेती बहुत प्रसिद्ध रूप से की जानी शुरू की गई। और कहा जा सकता है कि जो हरित क्रांति हुई, उस हरित क्रांति में ज्यादा खाद का उपयोग करना और सिंचाई का उपयोग करना एक तरीके से वहां की खेतों को लॉन्ग टर्म में नुकसान ही पहुंचा रहा है। और ये जो आज प्रश्न बनकर आया कि पंजाब में भूमि क्षति, तो भूमि क्षति जो है ना, वो अति सिंचाई की वजह से हुआ है। ऐसा करने से क्या होता है, जो सॉइल होता है वो ज्यादा अम्लीय हो जाता है ना, तो ये परेशानी। अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे में गए थे, पहले में नहीं गए थे, तीसरे में नहीं गए थे, है ना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक अच्छा खासा टॉपिक बनता है, वहां से सवाल बार बार पूछा जाता है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं कि बी आर अम्बेडकर तीनों ही इस विकल्प में, ऐसे अन्य लोग भी शामिल थे जो तीनों में गए थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित किया गया था, उन तीनों में उन्होंने भाग लिया। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ? भारतीय ध्वज संहिता का मतलब है कि भारतीय ध्वज का प्रयोग आम आदमी कब कब कर सकता है, आम आदमी कब कब कर सकता है। तो ये 2002 में लाया गया था। एनडीए की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, एनडीए 1 के समय में ये लाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पुरस्कृत किया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान 2019? तो उस साल राजेंद्र कुमार जोशी को यह सम्मान दिया गया था, प्रवासी भारतीय सम्मान 2019। प्रवासी भारतीय सम्मान 2019। प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता होगा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से लौटते हैं, साउथ अफ्रीका से। फिर आगे जाकर हम लोगों ने 9 जनवरी को जो एक विशेष दिन माना और इसी दिन प्रवासी दिवस मनाना शुरू किया, ताकि जो भारत के लोग हैं और भारत के बाहर रह रहे हैं उनको इंस्पायर कर सके कि वो भारत के लिए कुछ करें। ठीक है, चलते हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट, सी बीच कहाँ है? ये सवाल भी रिपीटेड है। मरीना बीच है। मरीना बीच चेन्नई में पाया जाता है। मरीना बीच चेन्नई में है और ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। ठीक है, चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को ऐसा कहा जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा मैकाले के समय में शुरू हुआ था, और मैकाले के समय में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। बाद में 1834 में एक अधिनियम आया
जिससे भारत में जितने भी 3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, 3 विश्वविद्यालय खोले गए, है ना, जो कहा जा सकता है कि शिक्षा, यहाँ में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर वहां पर प्रचार प्रसार शुरू हुआ। मैकाले के समय में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, मैकाले की शिक्षा पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहा जाता है? मंदी कहा जाता है ना। आर्थिक क्रिया, अल्पकालिक संकुचन और विस्तार, ये व्यवसाय चक्र का हिस्सा है। अल्पकालिक संकुचन और विस्तार जो है वो व्यवसाय चक्र का हिस्सा है। इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म में अगर महंगाई हो तो बुराई नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर स्थिरता है तो बुराई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो दामोदर घाटी है। दामोदर घाटी, दामोदर घाटी कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण, ध्यान दीजिएगा, कहां बोला? भूमध्यवर्ती, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ तापमान जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। में गहन वाष्पन के कारण तापमान ज्यादा है, नमी जो होगा वो ऊपर जाएगा, तो इस वजह से जो वर्षा होगा उसे क्या कहते हैं? संवहनी वर्षा। इसकी क्रियाविधि बहुत स्पष्ट है। जब भी वाष्प जो बनते हैं वो हल्के होकर ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर वो ठंडे हो जाते हैं और कपासी बादल बनाते हैं और फिर वर्षा कराते हैं। इस तरीके की प्रक्रिया को संवहनी वर्षा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा? वॉल स्ट्रीट क्या है? वॉल स्ट्रीट जो है वो अमेरिका का शेयर बाजार, अमेरिका का शेयर बाजार। और अगर यहाँ पर मूल्य अधिक गिर जाए तो महामंदी आएगा। महामंदी यानी कि लोग खरीदने नहीं जाएंगे, सामान पड़ा रहेगा, पैसे का मूल्य जो है वो घट जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो भारत का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है अफगानिस्तान, जहां कहीं कांधार था, वहीं पर यूनानियों का आक्रमण हुआ। और यूनानियों में आपको पता ही होगा कि उसका जो अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, या सिकंदर आप जिसे कहते हैं, वो अलेक्जेंडर लौट गया लेकिन अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को छोड़ गया। और सेल्यूकस निकेटर उस एरिया में अपने आप को स्टेबलाइज किया। तो उसने एक ऐसी बाद में शैली विकसित की जिसमें भारतीय भी और यूनानी शैली दोनों मिला हुआ था। तो हिंद यूनानी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हिंद यूनानी शब्द इस्तेमाल किया जाता है गंधार कला। ठीक है, इसी तरीके से जब आगे जाकर मुस्लिम शासक आए तो इंडो इस्लामिक पैटर्न पर बहुत सारे भवन बनने शुरू हो गए, जैसे कि बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के दौरान या मुगलिया काल में बहुत सारे जो भवन निर्माण। ठीक है, चलते हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, बहुत स्पष्ट रूप से याद करिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? सूर्योदय, जब दिन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ऐसा जो अभी इनिशियल फेज में है लेकिन आगे जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, ऐसे को सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग को आज के डेट में हम इकोनॉमिक टर्म में सूर्योदय उद्योग कहते हैं, यानी कि जिसका उदय हो चुका है और बहुत सुनहरा भविष्य है। ये बात आपको पता है कि आज हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है, धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन हर चीज कर रहे हैं, है ना। अगला सवाल, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार क्या है? वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आपको मैं बताऊं कि 1857 की क्रांति जब हुई तो 1857 की क्रांति की खास बात क्या थी? 1857 की खास बात क्या थी कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये दोनों मिलकर, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे। लेकिन
अंग्रेजों की नजर में मुस्लिम जो थे वो ज्यादा टारगेटेड थे। कारण क्या था कि मुस्लिम बहुत दिन तक यहाँ पर सत्ता में थे, और भारत में जो सिपाही वर्ग था वो भी मुस्लिम शासकों के पास गया था, है ना, बहादुर शाह जफर के पास। तो मुस्लिम शासकों की जो एट्रोसिटी थी, सॉरी, ब्रिटिशर्स की जो एट्रोसिटी थी, कठोरता थी, वो मुस्लिमों के प्रति ज्यादा थी। उसे ठीक ठाक करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने, सर की इनको उपाधि मिली थी, सैयद अहमद खान ने जामिया मिलिया इस्लामिया की इस्तेमाल किया, शुरुआत किया। और इसमें कहा जा सकता है कि अंग्रेजी शिक्षा को, यानी रोजगार की भाषा माना गया और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, या आधुनिक शिक्षा जो आप कहें। तो ये आगे जाकर फेमस हुआ, और 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में ये स्टेबलाइज हुआ, और हाकिम अजमल खान को इसका प्रथम कुलपति बनाया। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो हुई, उसके मेंस के हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे, और इस तरीके से आज इंटरमीडिएट लेवल का जो बीएसएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा थी, उसके हम लोगों ने 7 पीटी के प्रश्न और एक मुख्य परीक्षा का पत्र आपके सामने डिस्कस किया। मैंने इस क्रम में कोशिश की कि उत्तर भी बताऊं, जहां पे वन लाइनर है मैं उत्तर बता रहा था, लेकिन ये कोशिश कर रहा था कि आने वाले समय में जो एग्जामिनेशन होंगे, चाहे सीजीएल के, बीएसओ के, लैब असिस्टेंट के, स्टेनोग्राफर के, या फिर कोई अन्य एग्जामिनेशन बीएसएससी आयोजित करेगी इंटरमीडिएट लेवल के भी, तो वहां पर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सभी व्याख्या आपको, आपकी तैयारी को बहुत मजबूत करेगा, और आपको एक सीट दिलाने में, जो बीएसएससी परीक्षा लेगी, उसमें निश्चित तौर पर आपकी ये सहायता। बहुत बहुत धन्यवाद।